ओके पीपल, हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई साहब एटम्स के बारे में। ठीक है, एटम क्या होते हैं, व्हाट आर एटम्स बेसिकली। एटम्स जो होते हैं, ठीक है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एटम्स। दीज आर नोन एज एटम्स। ठीक है, तो हम देखेंगे एटम्स में क्या क्या है भाई साहब। तो वी विल talk about structure of atom. We have learned that atoms and molecules are fundamental blocks of matter. ठीक है, तो ये fundamental blocks of matter हैं। ठीक है, गोल्ड हो गया, गोल्ड फॉयल हो गया, atoms of gold. What makes the atom of one element different from the atom of the other element? तो हर एक चीज जो है तो एटम से बनी हुई है। ठीक है, all things all things are made up of atoms. ठीक है, made up of atoms, सारी चीजें। ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एवरीथिंग इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम। सारी चीजें एटम से बनी हुई है। तो एक एटम, एक सब्सटेंस का दूसरे एटम, दूसरे सब्सटेंस के डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एन एटम ऑफ वन सब्सटेंस विद द एटम ऑफ द अदर सब्सटेंस। ठीक है, वी शैल फाइंड आउट आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो अगर हम वैसे देखते हैं, कोम ड्राई हेयर, अगर वैसे आपका ड्राई हेयर है और आप उसमें कोम लगाते हैं, डज द कोम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, अगर आपने भाई साहब कोम छोड़ दो, अगर आप ऐसे स्केल से अपने हेयर को अगर ऐसे घिसते हो और छोटे छोटे पेपर्स ऐसे रख देते हो, तो ये छोटे छोटे पेपर्स स्केल पे चिपक जाएंगे। दे विल बेसिकली क्लिंग टू इट। ठीक है, व्हाई विल दिस हैपन, व्हाई विल दिस हैपन, बिकॉज जब आप रब कर रहे हो, ठीक है, रबिंग से बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है, रबिंग से प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज को खींचेगी भाई साहब। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप किसी कोम को, ये कोम है बेसिकली, ठीक है, आप जब हेयर से इसको रबिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका कोम है, इस कोम से जब आप हेयर को रब कर रहे हो, ये हेयर है समझ लीजिए, इस कोम को जब आप हेयर से रब कर रहे हो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसमें। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है। अभी जब आप इस कोम को लाते हो स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर पे, तो ये फटाक से इसके पास चिपक जाते हैं, क्योंकि इनका वेट कम होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इसको खींच लेगा, चार्जेस खींचते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब एटम्स में चार्जेस हैं। ठीक है, एटम्स आर नॉट न्यूट्रल, आई मीन दे आर न्यूट्रल बट दे हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। इनमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और इनमें भाई साहब नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। तो ये आपके जो कोम है, इस कोम को जब आपने अपने सर से रगड़ा तो यहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर क्या हो गया भाई साहब, इस कोम के साथ चिपक गए। दे आर बेसिकली क्लिंगिंग टू इट। रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून। ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स द बलून। ठीक है, अगर आपने भाई साहब किसी ग्लास रॉड है, तो कोई ग्लास का चीज है, और इसको आप सिल्क क्लॉथ से बेसिकली क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, इसमें भी भाई साहब या तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। अब इस ग्लास रॉड को किसी बलून के पास अगर आप लाते हैं तो इससे चिपक जाएगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भाई साहब आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये रबिंग से क्या हो रही है। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग बाय रबिंग, रबिंग अगेंस्ट, रबिंग ऑफ सरफेसेस, रबिंग ऑफ सरफेसेस से हो क्या रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का या तो गेन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो बॉडी में किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहां पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो बॉडी में किस टाइप का चार्ज आ जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस चार्ज के वजह से, इस डेवलपमेंटल चार्ज के वजह से क्या आ जाएगा भाई साहब, द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल pieces of paper are attracted towards each other. ठीक है, small pieces of paper are attracted towards each other, small pieces of paper are attracted towards each other, मतलब ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कोई ग्लास है, ये लेट्स से सिल्क क्लॉथ है, आपने जब इस ग्लास को इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और किसी बलून के पास इसको लाते हैं तो बलून ऑटोमेटिकली इसके साथ चिपक जाएगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस from these activities, we can conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged। जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं and they are basically getting electrically charged। We know that an electrically charged object can attract an uncharged object
where does this charge come from within the atoms present in the comb and the glass rod? तो एटम्स में भाई साहब आपके चार्जेस होते हैं, ठीक है, एटम्स में चार्जेस होते हैं। तो एटम्स को जब आप रब कर रहे हैं विद इन द एटम्स प्रेजेंट इन द कोम एंड द ग्लास रॉड, तो एटम्स जो कोम और ग्लास रॉड में है उससे ये हो रहा है। दीज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टेल अस दैट सम चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो एटम्स में क्या होते हैं भाई साहब, आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स में क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स, और ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होंगे भाई साहब, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द एटम इज डिविजिबल। तो हम एटम को भाई साहब डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में चीजों में डिवाइड कर सकते हैं भाई साहब, चार्ज पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम इज डिविजिबल। जिसने एटम को डिस्कवर किया था या जिन्होंने एटम की थियरी दी थी उनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है। और जॉन डाल्टन के हिसाब से एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल था। जॉन डाल्टन ने ये बोला था कि एटम भाई साहब आपका होता है इनडिविजिबल। लेकिन इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि एटम के भाई साहब क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। एटम के चार्जेस होते हैं तो इसका मतलब एटम क्या हो जाएगा, एटम इज डिविजिबल। एटम के चार्जेस होंगे तो एटम इज डिविजिबल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो एटम बेसिकली इज डिविजिबल, सो द एटम इज डिविजिबल। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो आपका भाई साहब ये चार्जेस के चलते अभी हम आते हैं। तो पहले डाल्टन ने क्या बोला, जॉन डाल्टन ने क्या बोला, जॉन डाल्टन, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई साहब एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle, atom is the smallest indivisible particle of matter। तो मैटर का स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का, ठीक है। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एटम्स में हमने क्या देखा, अभी एटम्स में क्या देखा भाई साहब, चार्जेस हैं, तो मतलब डिवाइड कर पा रहे हैं इसमें, है ना। एटम्स के नाउ वी डिवाइड इनटू चार्जेस, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। ये सारे जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स आपने किए कि भाई साहब पहले आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया और उस ग्लास रॉड को आप लाते हैं एक बलून के पास, तो बलून इससे चिपक जाता है, ठीक है। फिर आपने भाई साहब एक कोम्ब को आपने भाई साहब हेयर से रब किया और फिर उस कोम्ब को लाते हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास, तो ये सारे पेपर इसमें चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोम्ब हो गया या ग्लास रॉड हो गया, इसमें आ गया चार्जेस। अगर चार्जेस आए हैं तो इसका मतलब एटम्स को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर अमाउंट ऑफ चार्जेस में, ठीक है। सो यू कैन बेसिकली डिवाइड द एटम इनटू चार्जेस, ठीक है। सो ये जॉन डाल्टन की थ्योरी थी। सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इट वाज नोन बाय 1900 तक पता चल चुका था दैट द एटम वाज नॉट सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल्स बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम के अंदर भी कुछ है, ठीक है। पहले पहले जब डाल्टन ने थियरी प्रोपाउंड की तो एटम ही सब कुछ है, एटम इज इनडिविजिबल, बट नाउ एटम आल्सो हैज समथिंग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम में भी क्या है भाई साहब, आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम हैज आल्सो गॉट सम एटॉमिक पार्टिकल। तो इसके बाद आए डाल्टन के बाद आई थियरी किसकी, जे थॉमसन की, ठीक है। सो अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट हु वाज बोर्न इन चेथम हिल, अ suburb of Manchester on the 18th of December 1856, okay, just one moment people, okay. So a British physicist was born in Chatham Hill, a suburb of Manchester on the 18th of December 1856, okay. So according to J Thomson, he was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on the discovery of electrons। तो J थॉमसन ने पहली बार प्रूव किया कि एटम के अंदर होते हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स। There are electrons which are basically negatively charged particles and they are there inside the atom, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, he directed the Cavendish lab at Cambridge for 35 years and 7 of his research assistants subsequently won Nobel prizes। तो इनके अंडर में 7 लोगों ने काम किया और उन 7 को नोबेल प्राइज मिला है। It was such an extensive research done, ठीक है, okay। So now what exactly happened, Thomson's atomic model। तो थॉमसन ने क्या किया, देखो एक डिस्चार्ज ट्यूब रखा, दिस इज बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब समझते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, दिस इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट ट्यूब। ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जो बाहर से दिखता है, ठीक है, जो बाहर से दिखता है। उसमें इन्होंने एक तार लगाया
पॉजिटिव से जिसको हम बोलते हैं एनोड, और एक तार लगाया नेगेटिव से जिसको हम बोलते हैं कैथोड। किसी भी बैटरी में देखो, किसी भी बैटरी में ये वाला टर्मिनल आपका हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। अभी आप किसी वायर को कनेक्ट करोगे तो तार से अगर वायर को कनेक्ट करोगे तो बल्ब क्या होगा भाई साहब, जलेगा। बल्ब विल बेसिकली बल्ब जलेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया एट हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया थ्रू अ गैस। ये भाई साहब आपका गैस है एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, ये गैस है आपका, गैस एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, ठीक है, थ्रू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड। तो आपके माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड, ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड। और ये क्या थे भाई साहब? स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज किससे बने हुए थे? बिकॉज दे केम आउट फ्रॉम द कैथोड। तो एक आपका हो गया नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कैथोड, एक आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज द एनोड। तो इन्होंने देखा कि भाई साहब ऐसे स्ट्रीम्स गए, दीज वर स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स विच वर गिवन आउट बाय द कैथोड। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, जो कैथोड से निकल रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? कैथोड रेज। और बाद में टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि ये रेज जो हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। सो इससे ये प्रमाणित हो गया या प्रूव हो गया कि एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो कैथोड रेज में बहुत स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सिंस ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रेज, इट वाज कंक्लूडेड that all the atoms contain negatively charged particles called electrons, ठीक है। Since all the gases, सारे जितने भी gases हैं वो cathode rays form करेंगे, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons। सारे atoms में भाई साहब आपके negatively charged particles होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? electrons। Are we clear to this point people? समझ में आ रहा है ये? Okay। सो ये मतलब सारे एटम्स में ये एप्लीकेबल हो गया कि सारे एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अभी मुद्दा ये है कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को छूते हैं तो आपको करंट लगेगा। तो अगर सारे एटम्स में आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जो प्रूव हो जाता है, तो क्या आपको करंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आप इसको छू रहे तो करंट लग रहा है? क्या आपको इसको छू रहे तो नहीं लग रहा ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी रहेगा, तभी तो ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सारे एटम्स में ये तो प्रूव हो गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अभी सारे एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे भाई साहब? न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। कैनाल रेज, प्रोटॉन रेज एंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो आपके कैनाल रेज, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब यहाँ पे आपका एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं लाइक वाटरमेलन सीड्स, ठीक है। वाटरमेलन के सीड्स देखे आपने, तो वाटरमेलन में कैसा होता है? ये जो रेडिश पार्ट होता है, ठीक है, इसमें भाई साहब थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। तो व्हाट ही सेड वाज द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज व्हाइल लाइक ए करंट ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, ठीक है। सो ये आपके भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, ठीक है। इट्स लाइक तो ऐसा वाटरमेलन भी है। तो वाटरमेलन पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ऐसा एग्जांपल दिया गया कि एटम जो है तो पॉजिटिवली चार्ज रहता है और वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, ठीक है, वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक एटम में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सो एटम इज मेड अप ऑफ सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, स्फीयर एंड इट हैज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनसाइड इट। इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इसके अंदर हैं, ठीक है। सो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर, जैसे पुडिंग मतलब क्या होता है? खीर देखा है आपने? खीर, ठीक है। तो खीर में किशमिश अगर आप डाला हुआ है, ठीक है, तो कैसे किशमिश रहता है सरफेस पे, तो इसी तरह का भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स जो है तो किशमिश की तरह हैं, जो स्प्रेड आउट हैं।
ठीक है, इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज while like a current dry fruits in a sphere Christmas pudding, while the electrons are studded in a positively charged sphere like the seeds in a watermelon। तो वाटरमेलन में कैसे सीड्स होते हैं वैसे ही, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? क्रिसमस पुडिंग में कैसे रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स मतलब आपके जो किशमिश होते हैं। तो जस्ट एज इन अ क्रिसमस पुडिंग वी हैव रेजिन्स, ठीक है, तो रेजिन्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर देयर इन अ पॉजिटिवली चार्ज बैकग्राउंड। उसी तरह से वाटरमेलन में ये सीड्स हैं। वाटरमेलन का जो रेडिश पार्ट है दैट इज बेसिकली द पॉजिटिवली चार्ज बैकग्राउंड एंड दीज सीड्स आर कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये थॉमसन का मॉडल था, ठीक है। थॉमसन के मॉडल को हम दो तरीके से जान सकते हैं। थॉमसन का जो मॉडल है, ठीक है, दो तरीके से जाना जाता है। एक तो भाई साहब पुडिंग, ठीक है, क्रिसमस पुडिंग मॉडल, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई साहब आपका? दूसरा है आपका, एक हो गया आपका क्रिसमस पुडिंग मॉडल और दूसरा क्या है? दूसरा है भाई साहब वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। ये दोनों मॉडल से थॉमसन का जाना जाता है, ठीक है। दैट इज हाउ थॉमसन्स मॉडल इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड। Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। तो एटम भाई साहब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। The electrons are embedded in a positively charged sphere। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इसके अंदर एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये जितने भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इसीलिए एटम क्या होता है भाई साहब? न्यूट्रल होता है, ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हेंस एन एटम इज न्यूट्रल। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम क्या हो जाएगा भाई साहब? न्यूट्रल हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? नो चार्ज। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/840 द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई साहब आपका? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट पीपल? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास कितना होता है? 1/1840 ऑफ द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 1/1840 द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है उसका 1/1840, ठीक है, मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 इंटू मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जितना मास होता है उसका 1800 टाइम्स होता है, ठीक है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। हम ज्यादा करके एटम के मास में, ठीक है, वी इग्नोर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मास ऑफ एन एटम। तो एटम के मास में हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है उसमें, ठीक है, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन हैज गॉट दैट मच ऑफ चार्ज। द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1। तो -1 लेते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम एज कैंडल रेज। दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया भाई साहब आपका कैथोड, ठीक है। These rays were positively charged radiations. This subatomic particle had a charge. तो subatomic particle में भाई साहब चार्ज होता है equal in magnitude but opposite in sign to that of an electron, ठीक है। तो इसमें भाई साहब चार्ज जो है प्लस साइन है और ये माइनस है, तो इसका चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इसका चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। पॉजिटिव रेज में, पॉजिटिव चार्ज में कितना है? देखो
Goldstein discovered, तो who discovered? Goldstein discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them as canal rays. ठीक है, तो canal rays basically क्या करे? These rays are positively charged radiations. This subatomic particle had a charge. ये जो subatomic particle है positive rays का, उसका क्या हो जाएगा? Positive charge होगा. And this will be equal in magnitude but opposite in sign to that of an electron. इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट इन साइन होगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है, इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इसका मास कितना था भाई साहब? 2000 गुना है एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इट वाज गिवन द नेम प्रोटॉन. तो इसको हमने नाम क्या दिया भाई साहब? प्रोटॉन. ठीक है, which is represented by P. So characteristics of a proton, the two important characteristics of a proton are its mass and charge. तो प्रोटॉन का भाई साहब, प्रोटॉन होता है सेंट्रली लोकेटेड. प्रोटॉन भाई साहब एटम में सेंटर पे लोकेटेड होता है. ठीक है, द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन भाई साहब क्या हो जाएगा? मास ऑफ अ प्रोटॉन, द प्रोटॉन इज एक्चुअली अ हाइड्रोजन एटम which has lost its electron. तो प्रोटॉन बेसिकली है क्या? एक हाइड्रोजन एटम है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को खो दिया है. द रिलेटिव मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो आपका भाई साहब एक प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट. चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल और ऑपोजिट है. तो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन कितना हो जाएगा भाई साहब? चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. ये प्लस में है और ये माइनस में, इक्वल एंड ऑपोजिट. दोनों का भी चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा. 1.6 into 10 raised to minus 19. एक का चार्ज होगा पॉजिटिव और दूसरे का चार्ज होगा नेगेटिव. सो द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज. In other words, the relative charge of a proton is +1 and the relative charge of a electron is -1. ठीक है, इसके बाद आए भाई साहब नील्स बोर. ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, he was known as the father of nuclear physics. तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को भाई साहब न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर जाने जाते थे. ठीक है, his famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus of an atom with his gold foil experiment. ठीक है, he got the Nobel Prize in chemistry in 1908. Rutherford's model of an atom. Ernest Rutherford, ठीक है, was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. देखो अभी तक तो ये प्रूव हो गया है कि एटम के अंदर क्या है भाई साहब? एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो फिलहाल तो ये प्रूव हो गया है कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अभी समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है. ठीक है, how are these electrons arranged? Ernest Rutherford was interested in knowing how these electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. ठीक है, alpha particles is a positively charged particle having 2 units of positive charge and 4 units of mass. ठीक है, तो उसके 2 units of positive charge होते हैं और 4 units of mass. तो ये आपका gold foil experiment है. ये आपका अल्फा रेज है. दीज आर बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, ये सोर्स ऑफ अल्फा रेज है. ये गोल्ड फॉयल है. ठीक है, थिन शीट मेड अप ऑफ गोल्ड. तो ऐसा गोल्ड फॉयल है. अभी इसमें से भाई साहब हम रेज को डाल रहे हैं. द फर्स्ट रे पासेस थ्रू द गोल्ड शील्ड. तो इन्होंने देखा कि भाई साहब गोल्ड शील्ड से पहला रे आराम से पास हो रहा है. ठीक है, और फिर क्या होगा? और क्या देखा इन्होंने भाई साहब? व्हाट ही एक्चुअली सॉ वाज, ठीक है, जैसे आप देखोगे ये फेंस है. ठीक है, अभी भाई साहब इसको अगर टपकना है तो ये अंदर से जा सकता है. ठीक है, स्टैंड नियर अ फेंस एंड थ्रो अ स्टोन टुवर्ड्स द फेंस. ठीक है, तो ज्यादा करके स्टोन क्या हो जाएगा? इसमें से पास कर जाएगा. ठीक है, बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी कि द स्टोन पासेस थ्रू द फेंस ऑन द अदर साइड. तो वैसे ही यहाँ पे भी है. देखो ये जो थिन गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल मतलब इसको ऐसे कंपेयर कीजिए एक एल्यूमिनियम फॉइल की तरह है. एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा रहेगा जिसमें रोटी वोटी पैक करते हैं तो कितना थिन सा होता है, वैसा ही ये गोल्ड फॉइल लिया गया. ठीक है, और उसमें ऐसे अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया गया. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई साहब? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. इनमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये ऐसे चला गया. द फर्स्ट रे पासेस थ्रू द गोल्ड शीट. ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब व्हाई डज दिस हैपन? देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस. क्योंकि आपने जो पत्थर मारा है ऐसे फेंस पे वो इसीलिए आगे जा पा रहा है क्योंकि एम्प्टी स्पेस है.
तो इसी तरह से एटम में भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस रहेगा। कौन से एटम में? गोल्ड फॉइल के, ठीक है, इसमें काफी सारा एम्प्टी स्पेस रहेगा, जिसके वजह से भाई साहब ये क्या हो गया, दिस रे वाज एबल टू पास थ्रू। There is a lot of empty space between the two planks of the fence, hence the stone passes through the fence. Similarly, in the gold atom, there is a lot of empty space from where the alpha ray passes. तो गोल्ड एटम में भी काफी सारा empty space है जहां से ये अल्फा रे पास कर रहा है, ठीक है। कुछ रेज, द सेकेंड रे हिट्स द गोल्ड फॉइल एंड टर्न्स बैक। लेट्स सी द रीजन बिहाइंड दिस। तो ये क्या हुआ करेगा, अगर ये पत्थर इस पे स्ट्राइक करे या इस पे स्ट्राइक करे या इस पे स्ट्राइक करे तो वापस आएगा। तो ऐसा ही एटम में थोड़ा सा स्पेस ऐसा है जिससे वो द सेकंड रे हिट्स द गोल्ड फॉइल एंड टर्न्स बैक, द सेकंड रे हिट्स द गोल्ड फॉइल एंड टर्न्स बैक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, द सेकंड स्टोन हिट्स द फेंस एंड टर्न्स बैक। व्हाई डज दिस हैपन? दिस हैपेंस बिकॉज द स्टोन हिट्स द प्लैंक एंड डजंट अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली इन द गोल्ड एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट which turns the positively charged alpha rays। अभी आप देखोगे पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। पॉजिटिव और पॉजिटिव में हमेशा क्या होगा भाई साहब, रिपल्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलरली इन द गोल्ड एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट विच टर्न्स द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज। तो अगर भाई साहब गोल्ड एटम में ये वापस आ रहा है तो डेफिनेटली कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होगा जिसके वजह से वो वापस आ रहा है, ठीक है। अभी और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, मेजॉरिटी ऑफ द रे पासेस थ्रू द गोल्ड शीट। ज्यादा करके 99% ऑफ द रेज विल पास थ्रू द गोल्ड शीट, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम, मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट 99% ऑफ द रेज विल पास थ्रू द गोल्ड शीट। This shows that the part from which the positively charged alpha rays turns back is very small in size compared to the empty space। तो मतलब मेजॉरिटी मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा करके आपका खाली स्पेस है, एम्प्टी में एम्प्टी स्पेस है विद इन द एटम जिसके वजह से सारे रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत कम ऐसा है जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है जिसके वजह से रेस वापस आ रहे हैं। अ वेरी स्मॉल पोर्शन इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज टू रिटर्न द पॉजिटिव रेस बैक, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट। ओके तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द रेस पास थ्रू, ठीक है। तो मेजॉरिटी या मैक्सिमम या 99% ऑफ द रेस passes through the gold sheet। This shows that the part from which the positively charged alpha particles turns back is very small। तो इस पार्ट जहां से वैसा बहुत स्मॉल पोर्शन ही टर्न बैक हो रहा है। टर्न बैक कहां से होगा, अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये मैक्सिमम जा रहे हैं यहां से तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्या है आपका, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है। टर्न बैक क्यों हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा एक पोर्शन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेस उसको टकरा के पीछे आ रहा है, ठीक है। सो इससे क्या प्रूव होता है कि अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अ वेरी लार्ज पोर्शन हैज एम्प्टी स्पेस। तो ये एम्प्टी स्पेस से अल्फा पार्टिकल्स आराम से निकल पा रहे हैं और जो छोटा सा स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है उसमें से बाउंस बैक हो रहा है। सो मेजॉरिटी ऑफ द रेस passes through the gold sheet। This shows that the part from which the positively charged alpha particles turns back is very small in size compared to the empty space, ठीक है। Conclusion of Rutherford's alpha particle scattering experiment show the presence of nucleus in the atom। It also given the important information about the nucleus of an atom। Nucleus of an atom क्या हो जाएगा भाई साहब, positively charged, ठीक है। And nucleus of an atom is very dense and hard। तो बहुत ही डेंस है और बहुत ही हार्ड है, जाल करके आपका पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के वजह से होता है, ठीक है। द एंटायर मास ऑफ एन एटम, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल as compared to the size of the atom as a whole, ठीक है। The radius of the nucleus has been found to be about 10 raised to 5 times smaller than the radius of the atom। तो न्यूक्लियस का रेडियस जो है बहुत कम है, ठीक है। 10 raised to 5 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख गुना कम है।
ये समझ लो भाई साहब, आपका एक एटम है तो न्यूक्लियस एक टिन्नू सा होगा, ठीक है, 1 लाख गुना कम है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर समझ लो आप एक फुटबॉल फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, या क्रिकेट फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका स्टेडियम हो गया। द रिलेटिव साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन एटम इज रफली द सेम एज दैट ऑफ अ पी इन द मिडिल ऑफ द लार्ज स्टेडियम। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, और उसमें आपने एक मटर का दाना रख दिया है, तो न्यूक्लियस का साइज कंपेरेबल उससे होगा। एक मटर का दाना एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम से या एक क्रिकेट स्टेडियम से कितना छोटा होगा, उतना ही आपका एक एटम में न्यूक्लियस होता है। अ न्यूक्लियस इज कंपेरेबल, द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ अ पी इन अ फुटबॉल स्टेडियम। द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ अ पी, एक मटर का दाना, इन अ फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, ओके। So the relative size of the nucleus in an atom is roughly the same as that of a pea in the middle of this large stadium. Drawback of Rutherford's model of atom. A major drawback or defect of Rutherford's model of the atom is that it does not explain the stability of the atom. Stability of the atom को explain नहीं कर रहा है। मतलब कैसा होगा, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा होगा, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। एनी चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल है एंड इफ इट इज मूविंग, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल है और ये मूविंग पे है तो उसकी क्या हो जाएगी भाई साहब, एनर्जी लॉस हो जाएगी। और इस एनर्जी लॉस के चलते वो क्या करेगा, ऐसे घूमते हुए टपक इसमें जाकर गिरेगा, ठीक है, सो इट विल बेसिकली फॉल डाउन। सो इसके लिए एनी पार्ट, तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड, अ मेजर ड्रॉबैक और डिफेक्ट of Rutherford's model of an atom is that it does not explain the stability of the atom. Stability को explain नहीं करता है। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. तो अगर समझ लो ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है। जैसे ये घूमेगा इसकी एनर्जी जाएगी और ये घूमते घूमते फाइनली किस में गिर जाएगा भाई साहब, आपके न्यूक्लियस में गिर जाए। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form of what we know. तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल पाथ से आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में जाकर टकराता है तो ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो नीदर देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, नीदर देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों भी आपके एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ ऑल दीज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वेयर टू फॉर्म अ पाथ एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, नीदर द इलेक्ट्रॉन्स विल सर्वाइव, नीदर द पॉजिटिव चार्ज विल सर्वाइव। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। तो आप भाई साहब देखोगे, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये क्या हो रहा है वैसे, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड ओवरकम द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, ओवरकम द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर गेव अ न्यू अरेंजमेंट। तो नील्स बोर ने एक नया अरेंजमेंट दिया, क्या हो गया भाई साहब। So what was his arrangement? Among the Professor Bohr's numerous writings, 3 appearing books are The Theory of Spectra and Atomic Constitution, Atomic Theory and the Description of Nature. Bohr's model of an atom, ठीक है। So in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. तो Niels Bohr ने कुछ स्पेशल थियरीज दिए, ठीक है, for the model of an atom, ठीक है। तो क्या क्या थियरी था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, तो कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही अराउंड है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमेगा तो उसका एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव अराउंड द एटम ओनली इन स्पेशल ऑर्बिट्स and due to moving of the electron in these special orbits, it's not going to lose any energy. इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ बनाकर न्यूक्लियस पे फॉल डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये पहला इनका पोस्टुलेट था, ठीक है। दूसरा क्या था, विथ रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इनका भाई साहब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, दे विल नॉट लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी।
when they are revolving in certain orbits around the nucleus, they are not going to lose any kind of energy. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M and N, or 1, 2, 3 and 4. ठीक है? There is a limit to the number of electrons which is energy level or shell can hold. So there is a limit. ठीक है? The maximum number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom is given by 2n का square. ठीक है? Where n is the number of that energy level. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक शेल में? That is given by 2n का स्क्वायर. ठीक है? So what is 2n का स्क्वायर? तो अगर भाई साहब समझ लो फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2. अगर n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 8. अगर n की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 18. n की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा भाई साहब? 32. ठीक है? सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated in any energy level is given by 2n का स्क्वायर. तो इससे वैसे हम 2n के स्क्वायर को कर सकते हैं. ठीक है? तो ये हो गया भाई साहब आपका 32. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल. ठीक है? ये आपका भाई साहब नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल हो गया. ठीक है? k शेल आपका 2n स्क्वायर हो गया. ठीक है? L शेल भाई साहब 2 इंटू 2 8 स्क्वायर हो गया भाई साहब 8. M शेल हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 18. N शेल हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 32. ठीक है? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एडजस्टेड इन एनी शेल इज 2n का स्क्वायर. ठीक है? सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 8, 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 2, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया भाई साहब 32. ठीक है? डिस्कवरी. ठीक है? आज इतना ही, आज के लिए चाहिए.